आइए समझते हैं उत्तक संवर्धन को डिटेल्ड में। क्या है उत्तक संवर्धन? कभी कभी दो या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो, उत्तक संवर्धन उसको कहा जाता है जब किसी पेड़ पौधा को कहीं पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया जाता है, किसी परखनली में रख करके। मान लो जिस प्रकार से जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं ना, जिस वातावरण में पेड़ पौधा रहता है ना बाहर में प्रकृति में, वही प्रकृति यदि कोनो लैब में उसको दिया जाए तो वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा जिंदा। बात नहीं समझा ना? देखो, जितना हवा, जितना जो माध्यम अभी है बाहर में, वही माध्यम यदि फ्रिज के अंदर दिया जाए तो सब्जी ठीक रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक माध्यम तैयार किया जाता है लैब में। लैब बोले तो मतलब कि संवर्धन माध्यम उसको कहा जाता है, ठीक ना। उस संवर्धन माध्यम तैयार किया जाता है और उस संवर्धन माध्यम में पेड़ पौधा को, नया पेड़ पौधा को तैयार किया जाता है। वहीं पे उसको भोजन पानी सब चीज़ दिया जाता है। बात जैसे नहीं सुनता है कि बच्चा के शीशा में देना है, शीशा में बच्चा भोजन वोजन करते रहता है, सब चीज़ होता है, तो क्योंकि उसका वो माध्यम तैयार किया गया है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधा के लिए एक माध्यम तैयार किया जाता है और उस माध्यम में पेड़ पौधा जीवन रहता है और वहाँ पे उसका वृद्धि होता है। बात समझा? सब चीज़ उसको मिलता है, लेकिन वो कहाँ रहता है? प्रकृति से छुपा हुआ एक परखनली में बंद होता है। जिस प्रकार से एक परखनली है, उस परखनली में बंद होता है, वहीं पर सब चीज़ विकास उकास होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। क्या है उत्तक संवर्धन, पढ़ते हैं। देखो, यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में संपन्न होने वाला अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा है ये? अलैंगिक प्रजनन है ना, जिसमें पौधे के शीर्ष भाग को कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व युक्त बर्तन में रखा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, जिसमें पेड़ पौधा को कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से रखा जाता है। मतलब कि जो मानव निर्मित, मानव जो बनाया है ना, मानव ने बनाया, एक बर्तन बनाया, उस बर्तन में पौधा को डाला और पौधा बना रहा है, लेकिन प्रकृति से दूर हट के है ना, प्रकृति से दूर हट के। तब ये बात बहुत बढ़िया बात है, एक बार और समझाते हैं कि जिसमें पेड़ पौधा को कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व मतलब उसको जो जीवित रहने के लिए चाहिए, जो जीवित रहने के लिए उसको चाहिए, तो उसको उसका जो युक्त बर्तन में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप असंख्य कोशिकाओं का समूह की निर्माण होता है, जिसे कैलस कहते हैं। क्योंकि पेड़ पौधा के निर्माण के लिए कोशिका का जरूरी है ना, कोशिका से नहीं एगो पेड़ पौधा बनेगा, तो वहाँ पे असंख्य कोशिका का निर्माण होता है। क्योंकि भाई ऐसे भी यहाँ पे होता है प्रकृति में, लेकिन वहाँ पे कैसे होगा? वहाँ पे उस प्रकार का उसको माध्यम दिया जाता है, जिस प्रकार का माध्यम चाहिए एक पेड़ पौधा के निर्माण के लिए, तो वहाँ पे उस प्रकार का माध्यम दिया गया। और जब कोशिका का निर्माण हो गया, तब जाके ढेरी सारा कोशिका का निर्माण हो गया, तो उस पर एक नाम बन जाता है, जिसको कहते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। इसी कैलस के माध्यम से जड़, तना, पत्ती का निर्माण होता है। पहले पेड़ पौधा को माध्यम दिया गया और माध्यम से क्या बहुत सारा कोशिका बना, बहुत सारा कोशिका का नाम दिया कैलस। अब कैलस से जड़, तना, पत्ती का निर्माण होता है। ये सारी क्रिया कहाँ हो रहा है? तो एक बर्तन या एक परखनली के अंदर हो रहा है। ये सब क्रिया कहाँ संपन्न हो रहा है? एक बर्तन या एक बंद बर्तन या एक बंद परखनली में हो जाता है। इस बंद बर्तन या इस बंद परखनली में उसको माध्यम दिया गया है पेड़ पौधा का ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक, ये पेड़ पौधा को इसमें माध्यम दिया गया है कि जिस माध्यम में तैयार, मतलब कि जैसे तैयार हो उसको माध्यम वैसा प्रकार का दिया है अंदर में। इसके अंदर ये भोजन वोजन सब चीज संपन्न होता है। बात समझ में आ रहा है? ये कृत्रिम वैज्ञानिक तरीका है, इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सोचो कितना दूर तक वैज्ञानिक लोग गया है। इसी कैलस के माध्यम से जड़ का निर्माण होगा, तना का निर्माण होगा तथा पत्ती का निर्माण होगा। उसके बाद इसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रत्रोपित मतलब कि जब ये पौधा बन जाएगा तब उसको रोपा जाता है ना। बात समझा?
जैसे कोनो कोनो आम के गाछ लगाते हैं हम लोग, तो प्रकृति को नहीं होता है, कृत्रिम होता है, उसको मानवे बनाया होता है अपने आप से। बात समझ है? उसको सब चीज़ मानव दिया, अपने आप से नहीं दिया। प्रखनली दिया, उसको आवरण दिया, उसको पेड़ पौधा बनाया, फिर कैलाश बना, कैलाश से जड़ तना पत्ती बना, जड़ तना पत्ती से पौधा बना, पौधा को तब जाके एक प्रत्यारोपित किया गया, वहाँ से उठा करके कहीं और रोपा गया। बात समझ रहा है? तब उसको नेचर में दिया गया, जब पौधा बन गया तब। सोचो वैज्ञानिक कितना दूर तक चला गया है और तुम लोग कहाँ खोया हुआ है। इसी कैलाश के माध्यम से जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है। उसके बाद एक स्थान से दूसरे, एक स्थान से हटाकर, जहाँ पे था वहाँ से हटा करके दूसरे स्थान तक पहुँचाया गया, वहाँ पे उसको प्रत्यारोपित किया गया, मतलब कि वहाँ पे उसको रोपा गया ना। जैसे आम के गाछ होता है तो वहाँ से उठा करके वहाँ से रोपेगा तभी ना गाछ बनता है, नहीं पौधा पौधे रहता है जीवन भर। बात समझा? हाँ, जैसे धान का भी हो जाता है, बिच्चर पहले लगाते हैं हम लोग, फिर उखाड़ करके उसको पौधा मतलब कहीं और लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कैलाश था, कैलाश जो जड़ तना पत्ती बना, जो कि मानव अथी के अंदर था, अब उसको कहाँ पे रखा गया? अब उसको जो था मानव कृत्रिम प्रखनली में रखा था, जो बर्तन में रखा था, वहाँ से उठा करके उसको कहीं और रोपा गया। ठीक, प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे एक पौधे का निर्माण हो जाता है ना। एक पौधा का निर्माण होगा, जब वृद्धि करेगा तो पौधा का निर्माण होगा कि नहीं होगा? पौधा का निर्माण होगा, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यह सारी क्रिया तो होगा, बाहर में भी हो सकता है, लेकिन ये क्रिया कहाँ हो रहा है? ओनामसिधन कहाँ हो रहा है क्रिया? ये क्रिया हो रहा है मानव निर्मित प्रखनली में। क्रिया हो रहा है कृत्रिम रूप से, जो मानव बनाया है, जो प्रखनली मानव तैयार किया है, जो माध्यम मानव दिया गया है, जो माध्यम उसको चाहिए वो सब चीज़ मानव दिया। उसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, बगैर प्रकृति के संबंध में वो हो रहा है। उसको हर चीज़ दिया जा रहा है लेकिन बिना प्रकृति के। इसी को हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। बात समझा? क्यों ना मासीधन, तुम लोग का यही आदत है, पूरा बता देते हैं, ध्यान रखता है कहीं और नाच डांस पे। मानव जनन तंत्र, इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब तुम लोग का ध्यान हो सकता है कि 2 मिनट के लिए परिभाषा भूल सकता है, कोई चीज़ का हो सकता है कि 2 मिनट के लिए माँ बाप को भूल सकता है, हो सकता है 2 मिनट के लिए खुद का नाम भूल जाए, लेकिन 2 मिनट के लिए इसको मत भूलना। ध्यान से समझो, मानव जनन तंत्र। तुमको पता है कि जनन करने के लिए, मनुष्य को जनन करने के लिए, मानव को जनन करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है, 2 युग्मक का जरूरी है ना है। अब वो कैसे आता है समझते हैं। मानव के अंदर जनन तंत्र कैसे होता है? मानव एक लिंगी प्राणी है, यानी कि इसमें यदि द्विलिंगी प्राणी न है तो एक शरीर में 2 चीज़ न है। जैसे पेड़ पौधा पुष्पी पादप में देखे थे कि एक शरीर में 2 चीज़ होता था, एक तो नर भाग भी है, एक तो मादा भाग भी। अरे था न रे, पुंकेसर था न रे, स्त्री केसर था न रे, एक के फूल में था, एक के पादप में था। क्या मानव में एक के चीज में है द्विलिंगी? नहीं ना है। तो इसमें अलग अलग है, इसमें पुरुष का शरीर अलग है और स्त्री का शरीर अलग है। इसी प्रकार से जब अलग अलग है तो मानव क्या हो गया? एक लिंगी प्राणी हो गया, यानी कि दोनों प्राणी को आपस में मिलना पड़ेगा तब ना जनन संभव है। क्योंकि भाई जानते हैं, तुम लोग जानता है कि लैंगिक जनन में 2 जीव का जरूरी होता है। 2 जीव में क्या? 2 युग्मक का जरूरी होता है। 2 युग्मक में क्या? एक तो शुक्राणु, एक तो अंडाणु का जरूरी होता है। तुम सवाल करेगा ही, जब सवाल करेगा तो इसका उत्तर कहाँ है मेरे पास? क्योंकि भाई यहाँ पे तो एक ही जीव है ना, यहाँ पे एक ही लिंग है, तो 2 लिंग का होना जरूरी है। 2 लिंग आएगा कहाँ से? दोनों लिंग जब सब आपस में संबंध बनाएगा तब ये ना आएगा जी। हाँ, तो अब प्रश्न पे आते हैं। अब हम लोग का प्रश्न है पुरुष में यौवनारंभ। अब पुरुष और मादा को अलग अलग करके जानना पड़ेगा ना। अब समझते हैं पुरुष यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम लोग यौवनारंभ में शुरुआत करते हैं, तब जाके हम जनन करते हैं। जब तक यौवनारंभ नहीं करेंगे तब तक हम जनन नहीं करें। अब यौवनारंभ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। यौवनारंभ क्या है? जब हम जनन करने के योग्य हो जाते हैं, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तब जाके उस काल को हम लोग कहते हैं यौवनारंभ। यौवन को आरंभ कर चुके हैं। क्या दिक्कत है भाई? ओनामसिधन, आइए समझते हैं पुरुष यौवनारंभ को। पुरुष मतलब कि लड़का जो है, पुरुष मतलब और क्या समझाए हैं?
मर्दवा सब जकरा कहता है, उसके अंदर जो यौवन का, और स्त्री की बात नहीं किया जा रहा है, लड़की की बात नहीं किया रहा है, पुरुष की बात किया जा रहा है। अब पुरुष में भी नहीं समझा तो थोड़ा जाके देख लो खोल खाल के। पुरुष यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं? जब, अच्छा नर भी इसको कह सकता है, जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, यानी कि उसका जो जनन अंग है वो कार्य करना शुरू कर देता है, इसका मतलब ही नहीं पेशाब करना शुरू कर देगा। वो कार्य करना शुरू करने का मतलब है जनन करना शुरू कर देगा। वो जनन करने का मतलब है शुक्राणु उत्पन्न करने शुरू कर देगा। बात समझ रहा है ना? यही बस समझने की बात है। जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, जिसे पुरुष यौवनारंभ कहते हैं। हम अभी तुमको बताए थे कि जब मैच्योर हो जाएगा, जब वो अपना कार्य संपन्न करना शुरू कर देगा, तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे यौवनारंभ बोलेंगे। चाहे वो पुरुष का हो, यदि पुरुष का है तो पुरुष यौवनारंभ होगा, स्त्री का हो तो स्त्री यौवनारंभ होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पुरुष यौवनारंभ क्या हुआ? जब नर का जो जनन अंग है, नर का जो जनन अंग है, अभी हम चित्र बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे नर का जनन अंग क्या है, कैसा है। वो काम करना जब शुरू कर देता है, मतलब कि अपना युग्मक प्रदान करना शुरू, यानी कि वो जनन के योग्य हो जाता है, जनन शुरू कर देता है, जनन का कार्य शुरू कर देता है, तब जाकर उसको हम लोग बोलते हैं पुरुष यौवनारंभ कहा जाता है। सभी बालक वर्ग का एक वर्ग का जनन अंग 12 से कब शुरू हो जाता है? किस वर्ष में शुरू हो जाता है? तो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। अच्छा, स्त्री और पुरुष का अलग अलग है। स्त्री का जल्दी शुरू हो जाता है, पुरुष का थोड़ा लेट से होता है। तो पुरुष का कब शुरू होता है, किस वर्ष में? 12 से 13 वर्ष में, यानी कि तुम लोग का शुरू हो चुका है। ठीक, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में यह कार्य करना शुरू कर देता है, जिसे पुरुष यौवनारंभ कहा जाता है। पुरुष के वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्राव होता है। अच्छा, ये कहाँ में होता है? ये देखो 12 से 13 वर्ष में शुरू हो गया, इसमें कहाँ से, अब ये कहाँ में होगा? नर जनन तंत्र है कहाँ? तो इसमें होता है नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र में कहाँ होगा? तो वृषण में। वृषण से क्या आएगा? शुक्राणु आएगा। शुक्राणु कैसे आएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज होने से होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से आएगा? तो पीयूष ग्रंथि उसको सूचना देगा कि भाई तुम जाओ और उसको बोलो कि शुक्राणु विसर्जन करने के लिए। बात समझ में आया? ये क्रिया होता है। देखो बहुत बात बोल दिए, तुम नहीं समझा होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब स्राव होता है, तब जाके शुक्राणु उत्पन्न होता है, तब जाके आवाज़ में भारीपन आता है, तब जाके कंधा चौड़ा होता है, तब जाके शरीर सुडौल व ताकतवर होना लगता है, तब जाके तुम एकदम सुंदर दिखने लग जाता है, तब बॉडी वॉडी हो जाता है तेरा, तब जाके मूछ दाढ़ी आने लगता है, तब जाके जनन अंग पर बाल आने लगता है, तब जाके कांख का बाल आने लगता है। ये सारी क्रिया है जो कि पुरुष में यौवनारंभ को दर्शाता है। तब जाके तुमको पता चलता है कि भाई अब यौवनारंभ में शुरू हो चुके हैं, जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है, जो कि उसके लैंगिक लक्षण को दर्शाता है। जब तब कहता है कि आप जवान हो गई तो है बात समझ रहा है? तो ये हुआ पुरुष यौवनारंभ। भाई स्त्री यौवनारंभ तो ऐसा है कि पढ़ने लायक घटना भी नहीं है, उसको पढ़ेंगे भी नहीं। बात समझ रहा है? बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पुरुष यौवनारंभ तो ठीक है भाई, चलो मज़ा आ गया। हे भगवान, कते हंसै छै। हंस के लेकिन एगो बात करे छी, बायोलॉजी के बदनाम करे छी। आगे बढ़े छी। पुरुष यौवनारंभ समझ में अयलो कि जब टेस्टोस्टेरोन के स्राव होते तब जाके शुरू होते कौन चीज? वृषण से शुक्राणु के विसर्जन, और वहाँ से जनन तंत्र काम करना शुरू हो जाते। बात समझ ली? स्त्री यौवनारंभ स्टार्ट करे छी। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ता है जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू करता है, तो उसे स्त्री यौवनारंभ कहते हैं। तो उसे स्त्री यौवनारंभ कहा जाता है जब मादा का शरीर का जनन अंग जो भी है वो कार्य करना शुरू कर देता है, तब जाके उसको स्त्री। अच्छा, होता कहाँ है? तो उधर गुहा के नीचे। बात समझा? सभी बालिका, उस वहाँ पे बालक कहा गया था, यहाँ पे बालिका कहा जा रहा है। नहीं, वह
वह हम समझा रहा छे लड़की थोड़ा पहले मतलब कि मैच्योर हो जाए चाहे लड़की दिखे भी लगे छे। हम समझा न डाल छे तोरा। बालिका का जनन अंग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है। अच्छा ओकरो में 12 से 13 वर्ष रहे, लेकिन ना यहाँ पर गलत लिखा गया छे। यहाँ पर 11 से 13 होते या 10 से 13, 11 से 13 ठीक यो ठीक छे। लेकिन हमें जहाँ तक जाने छे 12th में जब एक रोज डीप में पढ़ल जाए छे तब पता चले छे कि 11 से 13 यहाँ हो छे, 11 से 13 ठीक। लड़की थोड़ा पहले मैच्योर हो जाए छे, ओकर जनन अंग थोड़ा पहले मतलब कि शुरुआत हो जाए छे। आगे बढ़े छिए। 11 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है। मादा के अच्छा ये कहाँ पे होगा? अब अंदर चलते हैं, बात में अंदर घुसते हैं। जनन तंत्र में कहाँ होगा? मादा का जो जनन तंत्र है उस पर हम बात कर रहे हैं। वो कब मैच्योर होगा? कब मैच्योर होगा? जन्म लेगा तुरंत मैच्योर हो जाता है? हाँ नहीं होता है, चोट्टा मारेंगे गाल में था। जन्म लेने के तुरंत पश्चात नहीं होता है, जब तक वो 12 वर्ष की 11 वर्ष की आयु में नहीं पहुँचता है। बात समझा? ठीक। कोई देखा है कोई बच्चा जन्म लिया एकदम जनन करना शुरू कर दिया? हाँ वाह वाह क्या बात। किसको देखा है भाई? तुम ही था कि कौन था ऐसा महापुरुष? तब तो हम यार खोज करेंगे उसके शरीर का। मतलब हम नहीं तुम तो बोली हाँ होता है। अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है मादा के अंडा से। अब उसमें क्या होता है? मादा जो जनन तंत्र है, यहाँ पे देखो पहले मादा जनन तंत्र है ना? कैसा है वो हम बताएंगे। मादा जनन तंत्र में कहाँ होगा? अंडाशय में। कहाँ होगा? अंडाशय में। अंडाशय एक भाग है जहाँ से क्या होता है? अंडाशय में से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु। अच्छा मादा युग्मक का नाम भी है अंडाणु। मतलब मादा युग्मक चाहिए नहीं चाहिए? तुम लोग प्रश्न करेगा ना कि जब युग्मक का जरूरी है, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो मादा युग्मक चाहिए। मादा युग्मक आएगा कहाँ से? निर्माण कहाँ होगा? तो अंडाशय में इसका निर्माण होगा। अंडाशय कहाँ है? तो अंडाशय है मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक। कब होना शुरू हो जाएगा? 12 से 13, 11 से 13 वर्ष की आयु में। ठीक। मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन, अब इसमें उसमें टेस्टोस्टेरोन स्राव हो रहा था, इसमें क्या स्राव होगा? मादा के अंडाशय भाग से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। इसमें 2 हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मादा का कब ये शुरू होगा? जब तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होगा तब तक ही अंडाणु का निर्माण नहीं हो सकता है। बात समझा? यदि किसी मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण हो रहा है यानी कि उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज हो रहा है। बात समझा? ठीक। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज जब होना शुरू होगा तब जाके उसमें उसके स्तन के विकास तुमको दिखेगा। उसके आवाज़ में मधुरता आएगा। इस मधुर आवाज़ से पता नहीं कितना लड़का का जीवन बर्बाद होगा। नितंब का चौड़ा होना, मासिक चक्र का आरंभ होना, ये ऐसा कई सारा घटना है जो कि उसमें शुरुआत होना दिखाई पड़ेगा। क्या नितंब मतलब? कमर। बात समझा? नहीं समझा? ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो स्त्री यौवनारंभ कब शुरू होगा? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होगा। कब स्राव होगा? तो 11 से 13 वर्ष की आयु में। कहाँ से स्राव होगा? तो मादा जनन तंत्र अंडाशय से, और अंडाणु का निर्माण होगा। और उसके बाद शुरू होता है मासिक चक्र। मासिक चक्र कब तक होता है? जब तक कि उसके पास शुक्राणु नहीं पहुंचता है। जब उसके पास शुक्राणु पहुंचता है तब जाके वो गर्भधारण करता है और बच्चा को उत्पन्न करता है। बात समझा? उसके बाद हर मंथ उसके पास क्या होगा? एक अंडाणु आएगा। कब अंडाणु आएगा? उसके मादा जनन तंत्र के अंदर फेलोपियन ट्यूब या फिर अच्छा आगे ये बताएंगे हम तुमको कि कब मतलब आएगा, जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। बात समझा? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं नर जनन तंत्र को डिटेल में और मादा जनन तंत्र को डिटेल में। नर जनन तंत्र क्या है?
इसमें क्या क्या भाग होता है कि क्या क्या होता है समझते हैं। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तुमसे क्वेश्चन क्या आएगा? नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें भैया। तो नर जन प्रजनन तंत्र के अंतर्गत कई प्रमुख अंग शामिल होते हैं, कई सारा अंग इसके अंदर शामिल होता है, जैसे वृषण, जैसे क्या होता है, वृषण हो गया, जैसे अधिवृषण हो गया, शीशन हो गया, शुक्राशय हो गया, शुक्रवाहिका नली हो गया। ये सारी चीज़ें जो है नर जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है और शामिल होकर के शुक्राणु का निर्माण करता है। बात समझ में आ रहा है? कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और तुमको हम बताएं कि इसका चित्र कैसा होता है और तुम बनाएगा कैसे, तो आइए समझते हैं इसके चित्र के बारे में डिटेल में। देखो भाई, ये है हम लोग का नर जनन तंत्र। कहाँ होता है? तो उदर गुहा के नीचे, उदर मतलब पेट के निचले भाग में उपस्थित होता है, ठीक ना। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है, आगे समझाएंगे तुमको। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका चित्र बनाते हैं। लाइट ऑन, रिकॉर्डिंग चालू। वो बताएंगे। जिस प्रकार से मादा के अंदर अंडाशय होता है ना, उसी प्रकार से अंडाशय नहीं समझती है, उसी प्रकार से पुरुष के अंदर वृषण होता है। अब कैसे होता है उस चित्र में हम तुमको सीधा दिखाइए देंगे तो ज़्यादा तब वहाँ पे समझेगा। हे उन्ने मंगरी हो रहा है यार, ई बॉल नहीं जले छे रे। ये बॉल को क्या हुआ भाई, क्यों नहीं जलता है? तुम तेरे को क्या प्रॉब्लम है ओकरा ही ना घुरा के उन्ना रखल के ओकरा रे, कोई बात नहीं ना कर ले। ए गे तोरा नहीं करल जाए छो तब कहे छी लड़की सबसे कुछ नहीं होइ छै कि वही पर चढ़ के नहीं जुमे सके छी, करंट मार तो जेबी ऊपर। बंद करे की जरूरी छै, ओहिमे करंट जाए छै, पंखो छै, ध्यान रखना। ए बच के बढ़िया से ई मजे में बच्चा पार्टी की करे छी तो सब के घर नहीं जाबे सके छी, नहीं चुपचाप बैठियो आके बढ़िया बात बतबै छियै। यहाँ या हाँ तोर लकै ना, हमे कहबै राहुल सर जी हमे नहीं कलिए खोले। यहाँ या की करे छी तो याद कर लेली 20 गो चैप्टर, जो याद कर जो घर जाओ घर जाओ। अच्छा नहीं जो है गे नहीं जो बैठ नहीं जो घर की करे छी बाहर में आ यहाँ एक बैठ ना, तोरो क्लास में ही चीज छो। जो तब घर जो तो बस्ता के टिक्का हमें नहीं लेना छो। गे उठाओ उठाओ चल भाग, खुश रहो। गे ओकरा मंगरी किया कहै छी गे? नाम की छै गे? सुखल की नहीं छे मंगरी ऐसन, ओहि लिए मंगरी ओकरा कहै छै। ओकर माइयो वैसने छे सुखल की, मतलब तहूँ छी ओहि लिए वो कह जाए तोरा नहीं कहतो, कोई टेंशन नहीं ले। तोर माँ के नाम मंगरी नहीं है छियो, की छो तोर माँ के नाम? हे आप नहीं करना चाहिए।